हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल का सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ से। अभी जो सब्जेक्ट है ये आपके टोटल दो जगह काम आने वाला है। एक तो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस जो आपका पेपर नंबर 6 है वहां पे, क्योंकि वहां पे लॉ का वेटेज अराउंड 20 to 25 मार्क्स का रह सकता है। अब इन 20 to 25 मार्क्स के लिए आईसीएफ से डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकता है या फिर एमसीक्यू भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये काम आएगा आपके एसपीएम सेट ए वाले पेपर में, जहां पे 100 मार्क्स का लॉ का वेटेज रहने वाला है और उन 100 मार्क्स के लिए आईसीएफ आपको 50 एमसीक्यूज पूछेगा ऑफ 2 मार्क्स ईच। और जो एमसीक्यूज पूछेगा ना वो भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, मतलब आपको एक केस स्टडी दी जाएगी और उस केस स्टडी के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए आपको 2 to 6 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। मतलब हर केस स्टडी 4 to 12 मार्क्स की रहने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सिलेबस क्या है, हमको कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं। तो हमारे पास टोटल 5 एक्ट्स है। कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट और सेबी की 4 और रेगुलेशंस, सेबी एलओडीआर, सेबी आईसीडीआर, सेबी एससी एंड सेबी पीआईटी। अब ये रेगुलेशंस क्या है वो हम चैप्टर के साथ देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इनका वेटेज क्या रहेगा, तो हमको एसपीएम में दिया हुआ है कि कंपनीज एक्ट का तो वेटेज है 50%, सेबी और उसके रेगुलेशंस का साथ में वेटेज है 20% और जो बाकी के 3 एक्ट बच गए उनका वेटेज है 30%। और आईबीएस में भी सिमिलर ही पैटर्न फॉलो होता है, मतलब आईबीएस में जितना भी लॉ का पोर्शन आ रहा है उसमें से 50% कंपनीज एक्ट का, 20% सेबी का और बाकी का 30% बाकी के 3 एक्ट्स का। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लेक्चर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लेक्चर्स में पूरा आईसीएस स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। इसका मतलब आईसीएस स्टडी मटेरियल में जितने भी प्रोविजंस हैं वो हम पूरा क्लास में पढ़ने वाले हैं, उनका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। अब इसके अलावा आपको कोई मटेरियल रेफर करना है क्या लेक्चर्स के साथ में, या फिर कोई कॉपी मेंटेन करनी है क्या? तो नहीं, आपको कोई भी कॉपी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कंसेप्ट बुक जो है वही रेफर करना है, वो भी अराउंड 170 पेजेस की है, वही आपको रेफर करना है, जिसमें हमने अच्छे से प्रेजेंट करके, अच्छे से इंटरलिंकिंग करके आपको सेक्शन प्रेजेंट करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सको। और कंसेप्ट बुक में ही आपको एक डिटेल इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है फॉर आईबीएस, आईबीएस के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा एक एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जिसको हम लेक्चर्स के एंड में साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा क्या आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है क्या? मैं बोलूंगा आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि एसपीएम तो वैसे भी आपका एमसीक्यू है। अब आईबीएस जो है उसमें आपको केवल 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दूसरा वो सेक्शन या वो प्रोविजन आपको कहां मिलेगा, कौन से पेज पे मिलेगा, आपको वो पता होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग तो आपको लेक्चर से मिल जाएगी। अब वो कॉन्सेप्ट कौन से पेज पे है उसके लिए आपको डिटेल इंडेक्स प्रोवाइड किया जा रहा है और उस डिटेल इंडेक्स में आप इजीली देख सकते हो कि कौन से पेज पे वो प्रोविजन है और आप उस पेज पे जाके आंसर लिख सकते हो। इसके बाद में अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट आता है, छोटे से छोटा डाउट आता है, फिर आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और जो भी आपका डाउट होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब आपको मेरा नंबर कहां से मिलेगा, तो आपको जो क्लास का मेल आया होगा उसमें आपको मेरा नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कभी भी कॉल कर सकते हो। उसके अलावा उसी मेल पे आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई होगी टेलीग्राम ग्रुप की, जो कि क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उस ग्रुप की आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड की गई होगी। आपको वो ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि हम उसी टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट्स देते हैं या फिर हम कोई लाइव गाइडेंस सेशन ले रहे हैं तो उसकी लिंक भी वहीं पे शेयर होती है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन करना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको हर लेक्चर के बाद में क्या खुद से रिवाइज करना है क्या सब्जेक्ट। मैं बोलूंगा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम हर लेक्चर के बाद में लास्ट 5 to 10 मिनट्स में पूरा रिवाइज करने वाले हैं जो भी हमने लेक्चर में पढ़ा है। तो आपको अलग से सेल्फ रिवाइज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अलावा आपको डिटेल रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर आपको बाद में कभी रिवाइज करना है तो आप उनको देख के वापस एक बार ब्रशअप कर सको कि आप पढ़ना क्या, आपने पढ़ा क्या है, हमारा ये पूरा कोर्स है क्या। अब ये तो हमने पूरे सब्जेक्ट रिलेटेड बातें कर ली। अब मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहूंगा कि अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से फोकस के साथ अंडरस्टैंडिंग लिया और अगर आपको कोई छोटे से छोटा डाउट भी हुआ आपने मुझसे पूछ लिया, बस आप इतना करोगे तो आप एसपीएम में इजीली 90+ स्कोर कर पाओगे और आईबीएस में फुल आउट ऑफ फुल भी लेके आ सकते हो लॉ वाले पोर्शन में। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से फोकस के साथ ये लेक्चर्स देखना है और उसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो आपको मेरे से पूछना है, बस इतना ही करना है आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स से, कंपनीज लॉ। अब कंपनीज लॉ में भी 2 पार्ट्स हैं, एक कंपनीज एक्ट और दूसरा सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एंड जुरिडिकल डिसीजंस
अब रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या मिलता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस में जनरली आपको कोई फॉर्म नंबर बता दिया या फिर क्या लिमिट है वो बता दी। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन में अगर कोई प्रोविजन में डाउट है कि ये इंटरप्रेट कैसे होगा, तो आपको सर्कुलर क्लैरिफिकेशन में उसको क्लैरिफाई कर दिया, वो डाउट को खत्म कर दिया। नोटिफिकेशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू होता है। अब कोई ज्यूरिडिकल डिसीजन, किसी ने केस कर दिया कोई दो जनों के बीच में, ये है कि इसका प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तब वो केस में जाता है, कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट बताता है कि इनका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो वो ज्यूरिडिकल डिसीजंस के थ्रू हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनीज लॉ। अपने इंटर में अराउंड सेक्शन 148 तक पढ़ा है। इंटर में अपने अप टू सेक्शन 148 तक कंपनीज लॉ का पढ़ा है। अब हम फाइनल में सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 455 तक पढ़ने वाले हैं। क्या हमको सारे सेक्शन आएंगे क्या 149 से लेके 455 तक? नहीं, सारे सेक्शंस नहीं है, काफी सारे सेक्शंस बीच में से ओमिटेड है, तो हमको वो नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी होती क्या है। अभी अगर किसी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेगा? या फिर तो वो प्रोप्राइटरशिप खोलेगा, या फिर वो पार्टनरशिप खोलेगा, या फिर वो कंपनी खोलेगा। अब प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई सिंगल पर्सन है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। कुछ पर्सन साथ में आके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। कंपनी, काफी सारे लोग अगर साथ में आके काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी। अब जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करता है, फिर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसी पार्टनरशिप को वो कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है। अब कंपनी भी दो टाइप्स की होती है। एक प्राइवेट कंपनी, इसमें जनरली घर वाले लोग ही शेयर होल्डर्स बन के, डायरेक्टर्स बन के इस कंपनी को चलाते हैं। दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की भी दो टाइप्स हैं, एक लिस्टेड और दूसरी अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी? जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब सर कंपनी तो ठीक है, पर इनको चलाने के लिए कुछ फंड भी तो चाहिए होता होगा, तो फंड कैसे आता है? फंड अब दो तरीकों से आ सकता है, या फिर तो शेयर कैपिटल के थ्रू या फिर डेट के थ्रू। या फिर तो शेयर कैपिटल के थ्रू या फिर डेट के थ्रू। डेट मतलब लोन। इसका मतलब इन लोगों को केवल अपने इंटरेस्ट और अपने प्रिंसिपल से मतलब है। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लॉस में है, प्रॉफिट में है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनको मतलब है केवल अपने इंटरेस्ट से और अपने प्रिंसिपल जो उन्होंने पैसा दिया है उस अमाउंट से। उसके अलावा इनको कुछ मतलब नहीं है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है, एक होती है इक्विटी और एक होती है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो कंपनी के ओनर्स है, इनको फर्क पड़ेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो इनका प्रॉफिट है, कंपनी लॉस में है तो इनका लॉस है, ये कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो इनको तो फर्क पड़ता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इनको डिविडेंड दिया जाता है और इनको प्रेफरेंशियल दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। किस किस केस में? डिविडेंड पेमेंट के टाइम और वाइंडिंग अप के टाइम, या फिर कंपनी जब खत्म हो रही है उस टाइम पे इनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब क्या कंपनी बिना किसी डॉक्यूमेंट के चल सकती है क्या? नहीं, कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड हैं। तब कंपनी के लिए दो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम एमओए बोलेंगे, और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको हम ईओए बोलेंगे। अब एमओए में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का स्कोप एंड कंपनी का स्ट्रक्चर बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी बाइक बेचेगी, कंपनी फोन बेचेगी, कंपनी सर्विसेज देगी, कंपनी का बिजनेस क्या है वो यहाँ ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा स्कोप बताया जाता है कि मतलब कंपनी किस दायरे में रह के, कितने रेस्ट्रिक्शंस के साथ, क्या रेस्ट्रिक्शंस के साथ बिजनेस करने वाली, वो हम स्कोप में डिस्कस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, कंपनी पब्लिक कंपनी रहेगी, प्राइवेट कंपनी रहेगी, या कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हम एमओए में देते हैं। उसके बाद एओए में रहता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। अब कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम ईओए में देते हैं। अब आगे काफी जगह देखोगे कि सेक्शन बोल रहा है कि ईओए में जैसा लिखा है वैसा कर लो।
अब एओए में हम प्रोवाइड करते हैं जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के, ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि कंपनी को ऑपरेट करना है, कंपनी को मैनेज करना ईजी रहे। अब इसके बाद में हम सारी चीजें तो हम एओए या एमओए में लिख नहीं सकते कि हमको रॉ मटेरियल किससे खरीदना है, अगर हमको रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन करना है तो कैसे करना है, अगर हमको मनी बोरो करनी है तो कैसे करनी है, वो सारी चीजें तो हम एमओए और एओए में लिख नहीं सकते। तो अब उसके बाद में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो अब डिसीजंस दो तरीके से लिए जा सकते हैं, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले सकते हैं, दूसरा शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे डिसीजन लेते हैं वो तो हम चैप्टर 1, 2, 3 में आगे पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं शेयर होल्डर्स कैसे डिसीजन लेते हैं। अब शेयर होल्डर्स दो तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, या तो ओआर के थ्रू या फिर एसआर के थ्रू, या फिर तो ओआर या फिर एसआर। ओआर क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसको हम ओआर बोलते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एसआर जिसको हम एसआर बोलते हैं। अब ओआर रूटीन डिसीजंस के लिए यूज होता है, और इसमें अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में फेवर में वोट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ओआर पास हो गया, उस केस में हम बोलते हैं कि ओआर पास हो गया। और अगर 75% से ज्यादा लोगों का हमको अप्रूवल या कंसेंट चाहिए तो हम बोलेंगे कि हमको एसआर रिक्वायर्ड है। अब ये एसआर किस किस चीज के लिए यूज होता है, कोई सिग्निफिकेंट डिसीजंस है, कोई बड़े डिसीजंस है, तो उसको अगर हमको लेना है तो उसके लिए एसआर रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए 75% उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में अप्रूव करने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एमओए या फिर एओए अमेंड करना है, एमओए या फिर एओए अमेंड करना है, तो ये कोई छोटा डिसीजन तो है नहीं, ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है, तो उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगर इनको अमेंड करना है तो आपको एक एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है सर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपने कंसेप्ट बुक से पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में भी दो टाइप, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी, जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी, जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। अब और कौन कौन सी टाइप्स की कंपनीज होती हैं। सबसे पहला 1% कंपनी। आपको अगर याद हो तो इंटर में हमने देखा था कि नंबर ऑफ मेंबर्स का कुछ रिक्वायरमेंट होता है। पब्लिक कंपनी के केस में 2 एंड प्राइवेट कंपनी के केस में 7, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 एंड पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये एक अलग टाइप की कंपनी जिसमें केवल अगर एक मेंबर भी हुआ तो हम अलाउ कर देंगे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये एक अलग टाइप की कंपनी होती है 1% कंपनी, जिसमें अगर एक मेंबर भी है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। उसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिनका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, जैसे वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनी है या फिर वो सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, मतलब उनका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सोसाइटी के एडवांटेज के लिए एस्टेब्लिश हुई है। कंपनी एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग चैरिटेबल, सोशल, एजुकेशनल और अदर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन। उसके बाद हम बात करते हैं हम स्पेशल एक्ट कंपनी किसको बोलते हैं। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई ना, किसी और एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, उसको हम बोल देंगे स्पेशल एक्ट कंपनी। जैसे कि एलआईसी एस्टेब्लिश हुई है अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, तो अगर वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो हम बोल देंगे वो स्पेशल एक्ट कंपनी है, वो स्पेशल एक्ट कंपनी फॉर्म बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, किसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी दो केसेस बोल सकते हैं, या तो सीजी, एसजी या फिर दोनों साथ में मिलके। अगर किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं या फिर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, उसको हम बोल देंगे गवर्नमेंट कंपनी। या फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों साथ में मिलके कोई कंपनी है, उसमें 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओएनजीसी। तो अब ओएनजीसी क्या गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? बिल्कुल, ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अब अगर ओएनजीसी की कोई सब्सिडरी है, लेट्स से एचपीसीएल, तो क्या एचपीसीएल भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी क्या? भले ही सीजीएसजी और दोनों मिलके 0% होल्ड कर रहे हैं एचपीसीएल में, तो भी क्या एचपीसीएल गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? बिल्कुल, एचपीसीएल भी उस केस में गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, क्योंकि वो ओएनजीसी की सब्सिडरी है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। क्या है? XYZ लिमिटेड। उसमें सीजी या फिर एसजी या फिर दोनों साथ में मिलके 49% होल्ड करते हैं। कितना? 49%। और ओएनजीसी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें सीजी एसजी या दोनों साथ में मिलके 51% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। ओएनजीसी इसमें होल्ड करते हैं 10%।
तो अब क्या XYZ लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है क्या? XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी रहेगी क्या? नहीं, XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना तो CG या SG या दोनों साथ में मिलकर 51% या उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, और ना ही ये किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। हमको इसको साथ में नहीं देखना है, हमको अलग अलग करके देखना है। क्या इसके पास 51% या उससे ज्यादा CG या SG या दोनों साथ में मिलकर होल्ड कर रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं हो रहा है। क्या ये किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी? क्या नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CG, SG और बोथ, या फिर ये सब्सिडरी है जो हमने ये गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी ना, इसकी सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी। अब हम डिस्कस करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब अगर कोई कंपनी है जियो लिमिटेड, उसका अगर 50% या फिर उससे ज्यादा, सॉरी 50% से ज्यादा मतलब मेजॉरिटी अगर कोई कंपनी होल्ड कर रहा है तो इसको हम बोल देंगे होल्डिंग कंपनी, और इसको हम बोल देंगे सब्सिडरी कंपनी। अगर किसी कंपनी का मेजॉरिटी वोटिंग पावर कोई दूसरी कंपनी होल्ड कर रही है, तो जो कंपनी होल्ड कर रही है उसको हम बोल देंगे होल्डिंग, और जो दूसरी कंपनी उसको हम बोल देंगे सब्सिडरी। यहाँ पे जियो लिमिटेड हो गई सब्सिडरी और रिलायंस लिमिटेड हो गई होल्डिंग। अब इसी केस में अगर रिलायंस जियो का केवल 40% होल्ड करती है, बट रिलायंस कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करती है, मतलब कौन बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कौन रिमूव होगा, वो सब रिलायंस कंट्रोल करती है। भले ही इसके पास 40% ही वोटिंग पावर या 40% ही पेड अप शेयर कैपिटल हो, तो भी हम बोलेंगे कि जियो रिलायंस की सब्सिडरी और रिलायंस जियो की होल्डिंग है, रिलायंस जियो की होल्डिंग है। सब्सिडरी कंपनी इन विच इज अ कंपनी इन विच अदर कंपनीज को हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर और मोर देन हाफ वोटिंग पावर, मतलब ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएट कंपनी के बारे में। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस अगर जियो में 51% होल्ड करती है, और कोई कंपनी है टाटा लिमिटेड, वो जियो में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% होल्ड करती है, तो अब जियो टाटा की सब्सिडरी तो नहीं बनी, क्योंकि ना उसके पास मेजॉरिटी वोटिंग पावर नहीं है। मेजॉरिटी वोटिंग पावर है रिलायंस के पास, तो रिलायंस जियो की होल्डिंग है और जियो रिलायंस की सब्सिडरी है। बट अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो उस केस में कंपनी बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। मतलब टाटा के लिए जियो बन जाएगी एसोसिएट कंपनी, टाटा के लिए जियो बन जाएगी एसोसिएट कंपनी, और जियो के लिए टाटा बन जाएगा इन्वेस्टिंग या फिर वेंचरर कंपनी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले रही है, 20% या फिर उससे ज्यादा वोटिंग पावर ले रही है, तो वो कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए बन जाएगी एसोसिएट कंपनी, और जो कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उस कंपनी के लिए, जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, वो कंपनी बन जाएगी इन्वेस्टिंग कंपनी। कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दैट इज अदर कंपनी होल्ड्स एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। हम इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी भी एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में ही आता है। जॉइंट वेंचर कंपनी कौन सी? जिसमें दो या उससे ज्यादा लोग साथ में मिलकर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी। तो हम बात करते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी को बोलेंगे? कंपनी जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़ या उससे कम, 4 करोड़ या उससे कम, एंड टर्नओवर है 40 करोड़ या उससे कम। दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ या उससे कम होना चाहिए और टर्नओवर भी 40 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। अगर एक भी लिमिट ऊपर गई तो उसके वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, उसके वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। अब पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। भले वो लिमिट से मीट भी कर रहे हैं ना, तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते, अब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ और टर्नओवर है 30 करोड़। क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? नहीं, ये स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। हमने यहाँ पे क्या भी देखा कि पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, तो इस केस में पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी, ए लिमिटेड स्मॉल कंपनी नहीं होगी। अगर आपको याद हो तो पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाती है एंड प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। यहाँ पे केवल लिमिटेड है, इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। अब अगर इसी जगह पे सेम लिमिट्स के साथ कोई प्राइवेट कंपनी होती, क्या वो स्मॉल कंपनी है? बिल्कुल, ये स्मॉल कंपनी हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर कोई सी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़ एंड टर्नओवर है 30 करोड़, क्या ये स्मॉल कंपनी है? नहीं, ये स्मॉल कंपनी नहीं होगी, क्योंकि ये लिमिट को एक्सीड कर गई। हमने क्या बोला? दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ है, उसके नीचे होनी चाहिए, एंड टर्नओवर
टर्नओवर भी 40 करोड़ है उसके नीचे होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मीट हो गई उस केस में हम बोलेंगे कि ये स्मॉल कंपनी है, उस केस में हम बोलेंगे कि ये स्मॉल कंपनी है। अब डोरमेंट कंपनी और निधि कंपनी क्या होता है वो हम मिसलेनियस प्रोविजंस वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए अभी केवल इतना ध्यान रखो कि एक अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी होती है, डोरमेंट कंपनी भी होती है, निधि कंपनी भी होती है। अब हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन किस किस तरीके से शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो कि रूटीन डिसीजंस के लिए पास किया जाता है। इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, मतलब ग्रेटर देन 50% शेयर होल्डर्स अगर जनरल मीटिंग में अप्रूव कर देते हैं, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, एक तो ये यूज होता है सिग्निफिकेंट डिसीजंस लेने के लिए, और ये कौन सा रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन पास बाय 3/4 मेजॉरिटी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 75% शेयर होल्डर्स अगर जनरल मीटिंग में किसी ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देते तो हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। और स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट कब है, सिग्निफिकेंट डिसीजंस के केस में। फिर हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें स्पेसिफाई होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी क्या काम कर रही है, किस दायरे में रह के कंपनी काम करेगी, और कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं एमओए में। उसके बाद में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, किसके लिए, ताकि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट, अच्छे तरीके से ऑपरेट और मैनेज कर सके, कंपनी को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा सके और मैनेज किया जा सके। अब उसके बाद में अगर आपको एमओए और एओए में अमेंडमेंट करना है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट ये सिग्निफिकेंट डिसीजन है तो आपको एक एसआर पास करना पड़ेगी, कैन बी अमेंडेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में आपको एक एसआर पास करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, फ्री रिजर्व क्या होता है, नेटवर्क कैसे कैलकुलेट होता है। तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को हम साथ में बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। अब फ्री रिजर्व्स क्या होता है, फ्री रिजर्व्स हम उन रिजर्व्स को बोलते हैं जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, क्या उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखी हुई है, इसलिए हम उसको कभी भी फ्री रिजर्व नहीं बोलेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व है, क्या हम उसको फ्री रिजर्व बोल सकते हैं क्या, नहीं, उसको भी हम फ्री रिजर्व नहीं बोल सकते। फ्री रिजर्व फिर किसको बोलते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल बैलेंस हो गया, या फिर कोई भी रिजर्व जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है एंड नॉट कैप्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि जनरल रिजर्व एंड पीएनएल बैलेंस। अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है कंपनी की, नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगे पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, हमने ऊपर देखा कि पेड अप शेयर कैपिटल मतलब दोनों इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। फिर उसके बाद में हम उसमें ऐड करेंगे फ्री रिजर्व्स, फिर ऐड करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और उसमें हम लेस कर देंगे अक्यूमुलेटेड लॉसेज, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो कि राइट ऑफ नहीं हुआ है बैलेंस शीट से। क्या क्या ऐड होगा, पेड अप शेयर कैपिटल ऐड होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड होगा, फ्री रिजर्व ऐड होगा, क्या लेस होगा, अक्यूमुलेटेड लॉसेज, डेफर्ड एक्सपेंडिचर और कोई मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ नहीं हुआ है। अब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेटवर्थ ऑफ कंपनी, नेटवर्थ ऑफ कंपनी। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टीज ऑफ कंपनी। आपको एक नाम काफी जगह सुनाई देगा, आगे काफी जगह बोला जाएगा कि उसकी रिलेटेड पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व है, रिलेटेड पार्टीज भी करें तो प्रोविजन लग जाएगा। बट रिलेटेड पार्टीज होता क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल जियो लिमिटेड, जियो लिमिटेड। अब जियो लिमिटेड की रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है हम वो देखेंगे। सबसे पहला जियो लिमिटेड की होल्डिंग है रिलायंस। जियो लिमिटेड की सब्सिडियरी मान लो आप है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड करके। अब जियो लिमिटेड का एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स हैं, रिलायंस के डायरेक्टर्स हैं, रिलायंस के केएमपीस हैं। केएमपीस क्या होता है वो हम चैप्टर 2 में देखेंगे, अभी आप ये ध्यान रखो कि जो कंपनी को मैनेज करते हैं उनको हम बोलते हैं केएमपीस, जियो लिमिटेड के केएमपीस। अब कौन कौन जियो का रिलेटिव हो जाएगा, एक तो जियो का डायरेक्टर, जियो की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर और इनके रिलेटिव्स, और इनके रिलेटिव्स। और कौन रिलेटेड पार्टी हो जाएगा जियो का, जियो का केएमपी मतलब कंपनी का केएमपी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी का केएमपी और इनका रिलेटिव्स। उसके बाद में कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी एंड कंपनी की एसोसिएट कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में एग्जांपल ले लेते हैं। एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ये तीनों कंपनीज रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। अब इसके बाद में अगर कोई जियो की
कोई जियो की इन्वेस्टिंग कंपनी है, कोई जियो की इन्वेस्टिंग कंपनी है, वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टाटा लिमिटेड, अब अगर टाटा ने 20% उससे ज़्यादा जियो में होल्ड कर रखा है, जियो में 20% उससे ज़्यादा होल्ड कर रखा है, जिससे कि जियो लिमिटेड टाटा लिमिटेड की एसोसिएट बन गई, तो इस केस में टाटा लिमिटेड जियो लिमिटेड की इन्वेस्टिंग कंपनी बन गई, तो ये कंपनी भी जियो लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब इसके अलावा अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जियो लिमिटेड को कंट्रोल करती है, मतलब जैसा जैसा ये कंपनी बोलेगी वैसा वैसा जियो लिमिटेड करता है, तो वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी बन गई। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जैसा जैसा जियो लिमिटेड बोलती है वैसा वैसा वो कंपनी करती है, जैसे फॉर एग्जांपल जियो टीवी लिमिटेड ले लेते हैं हम, जैसा जैसा जियो लिमिटेड ने बोला, जैसा जियो लिमिटेड ने डायरेक्शंस दिया, वैसा ही जियो लिमिटेड टीवी लिमिटेड कर रही है, तो ऐसी कंपनी को भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, ऐसी कंपनी को भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं और कौन सी कंपनीज और कौन सी फर्म है जो जियो लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब जियो लिमिटेड के डायरेक्टर और मैनेजर, जियो लिमिटेड के डायरेक्टर और मैनेजर, अब प्लस रिलेटिव्स, जियो लिमिटेड के डायरेक्टर मैनेजर और इनके रिलेटिव्स, अगर ये लोग किसी फर्म में पार्टनर हैं तो ये फर्म भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी जियो लिमिटेड की। और अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या फिर मेंबर हैं तो भी ये रिलेटेड पार्टी बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। अगर जियो लिमिटेड के डायरेक्टर और मैनेजर और उनके रिलेटिव्स अगर किसी फर्म में पार्टनर है तो वो फर्म रिलेटेड पार्टी हो गई, और अगर किसी प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर हैं या फिर मेंबर हैं तो प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी हो गई। अब उसके बाद में अगर जियो लिमिटेड के डायरेक्टर और मैनेजर अगर किसी पब्लिक कंपनी में, यहां पे हम रिलेटिव नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिव इंक्लूडेड नहीं है, केवल जियो लिमिटेड के डायरेक्टर और मैनेजर अगर किसी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं प्लस वो होल्ड करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 2%, इक्वल टू 2% नहीं, ग्रेटर देन 2%, अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स, ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टी। मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जियो लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि कंपनी का, जियो लिमिटेड का डायरेक्टर और मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है और साथ में वो होल्ड कर रहा है उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन 2% अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स। मतलब अगर वो डायरेक्टर लेट्स से 1.5% होल्ड करता है, केवल 1.5% होल्ड करता है, और उसके रिलेटिव्स 0.5% होल्ड करते हैं, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी, और वो इस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, तो क्या ये कंपनी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी क्या जियो की? नहीं बनेगी, क्योंकि ये अभी 2% हो रहा है। हमने क्या बोला? ग्रेटर देन 2%। अब अगर इसी जगह पे 0.5% की जगह 0.6% होता है, जो कि टोटल हो जाता है 2.1%, मतलब ग्रेटर देन 2%, तो इस केस में क्या रिलेटेड पार्टी बन जाएगी वो पब्लिक कंपनी? बिल्कुल, उस केस में वो कंपनी जियो लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब सर आपने हमको यहाँ पे बोला, एक बार हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड देयर रिलेटिव्स, केएमपी ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड देयर रिलेटिव्स। उसके बाद में आर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। उसके बाद में अदर सब्सिडरीज ऑफ आर होल्डिंग कंपनी, अब जैसे यहाँ पे रिलायंस है, रिलायंस की अगर कोई और सब्सिडरी है, लेट्स से रिलायंस रिटेल लिमिटेड, तो ये रिलायंस रिटेल लिमिटेड भी जियो लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अगर रिलायंस की कोई और सब्सिडरी भी है, उसको भी हम बोल देंगे कि वो भी जियो लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है। अदर सब्सिडरीज ऑफ आर होल्डिंग कंपनी, जिसको हम फेलो सब्सिडरीज बोलते हैं। आर इन्वेस्टिंग और वेंचर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके हम एसोसिएट है, वो कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अकस्टम टू एक्ट एज पर डायरेक्शंस ऑफ अ कंपनी, जैसा हमारी कंपनी बोल रही है वैसा वो कंपनी कर रही है, जैसे कि जियो टीवी लिमिटेड हमारे एग्जांपल में जो था। उसके बाद में पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन आर कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, जैसा हमने लिया था यहाँ पे XYZ लिमिटेड। उसके बाद में फर्म और प्राइवेट कंपनी इन विच आर डायरेक्टर, मैनेजर और देयर रिलेटिव इज अ पार्टनर, मेंबर और डायरेक्टर
क्या बोला यहाँ पे, ऐसी कोई फर्म या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या फिर इनके रिलेटिव्स क्या है, पार्टनर है, डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, पार्टनर है, डायरेक्टर या फिर मेंबर है। या फिर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर और मैनेजर, डायरेक्टर भी है एंड साथ में होल्ड करता है मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल, मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी में होल्ड करता है, अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स, अलॉन्ग विथ रिलेटिव्स। अब सर आपने हमको यहाँ पे बोला डायरेक्टर ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड देयर रिलेटिव्स, केएमपी ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड देयर रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स क्या होता है, हमने तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी पढ़ा और वो भी कंपनी के लिए। तो रिलेटिव्स इंडिविजुअल के होते हैं और क्या होते हैं, कौन कौन आते हैं, एक तो जो पर्सन है वो अगर किसी एचयूएफ में मेंबर है तो उस एचयूएफ के बाकी सारे मेंबर्स, उस पर्सन का फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन, सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड, ये सारे इंक्लूडेड हैं। अब इसके अलावा अगर उस पर्सन का, उस इंडिविजुअल का स्टेप फादर है वो भी रिलेटिव में इंक्लूडेड है, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर एंड स्टेप सन, ये भी इंक्लूडेड है। स्टेप मतलब सौतेले, सौतेले भी, सौतेले फादर, सौतेले मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड सन, ये भी इंक्लूडेड है। सर आप स्टेप डॉटर लिखना भूल गए शायद, नहीं भूले नहीं है, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं है, रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो रिलेटिव कौन होंगे, एक पर्सन है नमन, तो नमन के रिलेटिव कौन कौन होंगे, एक तो उसकी स्पाउस, एक उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। अब स्टेप मदर भी इंक्लूडेड है, स्टेप फादर भी इंक्लूडेड है, स्टेप ब्रदर भी इंक्लूडेड है, स्टेप सिस्टर भी इंक्लूडेड है, स्टेप सन भी इंक्लूडेड है, स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है, स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव की डेफिनेशन। अब उसके बाद में अगर किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आना है, अगर किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आना है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन प्रपोज किया जा रहा है इशू करने के लिए, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले किया जाता है। मतलब एनी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड अंडर एनी एक्ट शैल बी लेड इन ड्राफ्ट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रखा जाता है फॉर एटलीस्ट 30 डेज, फॉर एटलीस्ट 30 डेज। बट इस 30 डेज की काउंटिंग में 30 डेज के दौरान अगर कोई भी हाउस एडजर्न रहता है फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज, फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज अगर एडजर्न रहता है तो उस केस में उसको हम 30 डेज में काउंट नहीं करेंगे, उस केस में उसको 30 डेज में काउंट नहीं करेंगे, नॉट कंसिडरिंग अबव 30 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 जून को ले करा और 10 जून को फिर यहाँ पे एडजर्नमेंट हो गया, और कब तक रहा एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट रहा 15 जून तक, तो हम यहां से 10 दिन तो काउंट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम इन दिन को काउंट नहीं करेंगे, इन 5 दिन को काउंट नहीं करेंगे, तो अब कितने दिन बचे, 20 डेज। अब यहां से 20 डेज कब खत्म हो रहे हैं, 5 जुलाई को। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने 5 जुलाई तक की नोटिफिकेशन को ले करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब अगर उसी जगह पे 1 जून को हम ले कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, और 10 जून को अगर एडजर्नमेंट आता है और वो 13 जून तक चलता है। अब सिंस ये मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज नहीं है तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो हम लेंगे 1 जून से 30 डेज जो कि खत्म होगा 30 जून तक, तो ये हमको ले करना पड़ेगा 30 जून तक। तो ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले रहेगा, रखा जाएगा अप टू 30 जून। अब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अगर डिसीजन देते हैं, क्या डिसीजन देते हैं कि उन्होंने अप्रूव कर दिया नोटिफिकेशन को या फिर कुछ मॉडिफाई करा है, उन्होंने बोला है कि ये मॉडिफिकेशन करो इस नोटिफिकेशन में, या फिर उन्होंने डायरेक्ट डिसअप्रूव कर दिया कि नोटिफिकेशन इशू ही नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया तो फिर तो नोटिफिकेशन इशू ही नहीं होगा, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। अगर उन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म में अप्रूव किया है कि उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन बताया तो वो नोटिफिकेशन इशू होगा मॉडिफाइड फॉर्म में इन ऑफिशियल गैजेट। क्या होगा, अगर अप्रूव कर दिया तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट इशू हो जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, अगर कुछ मॉडिफिकेशन बताया है तो मॉडिफाइड फॉर्म में वो नोटिफिकेशन में इशू होगा, ऑफिशियल गैजेट में इशू होगा, और अगर डिसअप्रूव कर दिया तो वो नोटिफिकेशन इशू होगा ही नहीं। अब एक बार नोटिफिकेशन इशू हो गया, भले ही जैसे अप्रूव किया था वैसे ही या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में, तो उसके बाद में कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन भी हमको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखने पड़ेंगे। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड इन ऑफिशियल गैजेट शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा टाइप ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी की भी 2 टाइप ऑफ कंपनीज होती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है।
फिर हमने देखा 1% कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक मेंबर इनकॉर्पोरेट कर रहा है कंपनी को, उसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। फिर सेक्शन 8 कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। स्पेशल एक्ट कंपनी जो किसी और एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, जो कंपनी एक्ट के अलावा किसी और एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल एक्ट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, दो टाइप की कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, या फिर तो कोई ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर सीजी, एसजी या दोनों मिलकर साथ में होल्ड कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, उसके बाद में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कोई कंपनी जो दूसरी कंपनी में मोर देन हाफ वोटिंग पावर होल्ड करती है या फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर को कंट्रोल करती है, ऐसी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। और जो ये कंपनी कंट्रोल कर रही है उसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। फिर आता है एसोसिएट कंपनी, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रही है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो उसको हम बोल देंगे कि ये इन्वेस्टिंग कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी एसोसिएट कंपनी है। और ये एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड है, जॉइंट वेंचर कंपनी भी इसका पार्ट रहती है, इस डेफिनेशन का पार्ट है। अब स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 40 करोड़ उससे कम है, दोनों चीजें मीट होनी चाहिए। उसके अलावा पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। गवर्नमेंट कंपनी और निधि कंपनी हम आगे ये देखेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स किस किस टाइप के पास कर सकते हैं? दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रूटीन डिसीजंस के लिए होता है, और अगर मेजॉरिटी फेवर में वोट कर दे जनरल मीटिंग में, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स फेवर में वोट कर दे जनरल मीटिंग में, तो हम मान लेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ। और स्पेशल रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? रेजोल्यूशन जो 75% उससे ज्यादा वाली मेजॉरिटी ने वोट करा है जनरल मीटिंग में, 75% उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर ने वोट करा है जनरल मीटिंग, उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है ये सिग्निफिकेंट डिसीजंस के लिए ही यूज होता है। फिर हमने बात करा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्कोप और स्ट्रक्चर बताया जाता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं फॉर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग कंपनी, अगर आपको एमओए और एओए में अमेंड करना है तो आप एसआर पास करके भी एमओए और एओए में अमेंड कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। फ्री रिजर्व, ऐसी रिजर्व जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है और कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखी गई, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, इनको हम बोलेंगे फ्री रिजर्व। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। फिर हमने देखा कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, ये सबको आप टोटल करोगे तो आपके पास हो जाएगा नेटवर्थ ऑफ कंपनी। फिर हमने देखा रिलेटेड पार्टीज कौन होती है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड देयर रिलेटिव्स, केएमपी ऑफ कंपनी और होल्डिंग कंपनी एंड देयर रिलेटिव्स। उसके बाद में होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, हमारी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट, हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडियरी, हमारी इन्वेस्टिंग या वेंचरर कंपनी, ऐसी कंपनी जो हमारे डायरेक्शंस पे चलती है, ऐसी कंपनी जिसकी डायरेक्शंस पे हम चलते हैं, और कोई ऐसी फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर इनके रिलेटिव पार्टनर डायरेक्टर या फिर मेंबर है, पार्टनर डायरेक्टर या फिर मेंबर है, या फिर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या फिर मैनेजर डायरेक्टर है और साथ में होल्ड करता है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 2% along with relatives। फिर हमने देखा रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। रिलेटिव इंडिविजुअल के लिए जिस एचयूएफ में वो मेंबर है, उस एचयूएफ की बाकी मेंबर्स, उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड, ये आते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में। अब स्टेप में स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर एंड स्टेप सन इंक्लूडेड है, स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। फिर हम देखा कि नोटिफिकेशन इशू कैसे कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कैसे इशू कर सकता है। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन प्रपोज है, जो भी ड्राफ्ट में नोटिफिकेशन है, उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा एटलीस्ट 30 डेज के लिए। अब अगर हाउस एडजर्न हो जाता है, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो एडजर्न हो जाता है फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे 30 डेज की लिमिट में, उसको हम 30 डेज की लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर देते हैं तो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा एज इट इज ऑफिशियल गैजेट में। अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक मॉडिफिकेशन बताते हैं तो मॉडिफाइड फॉर्म में फिर वो नोटिफिकेशन इशू होगा ऑफिशियल गैजेट में। अब उसके अलावा अगर वो डिसअप्रूव कर देते हैं तो फिर वो नोटिफिकेशन इशू ही नहीं होगा, अब अगर नोटिफिकेशन इशू हो जाता है या फिर तो एज इट इज या फिर ऑफिशियल गैजेट में मॉडिफाइड फॉर्म में, तो वो जो नोटिफिकेशन इशू है उसका कॉपी भी हमको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 क्लोज हो रहा है, बेसिक्स के सेक्शंस सारे क्लोज हो रहे हैं, प्रोविजन सारे क्लोज हो रहे हैं। अब आपको इस प्रोविजन के लिए इस बेसिक्स वाले चैप्टर में कुछ भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है, तो आप मेरे से बिना झिझक के व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हो। मैं आपको विदिन 24 आवर्स आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन या फिर कोई भी क्वेरी है उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।